So now finally from chapter number 6 we are on to the DNA fingerprinting और DNA fingerprinting जो है the idea was taken from the dermatoglyphics which means जो फिंगर टिप्स हैं इनके प्रिंट जो पाम प्रिंट्स हैं और जो टंग के प्रिंट्स होते हैं ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग और दिस टेक्निक वाज यूज्ड बाय विलियम हर्शल इन 1958। तो आइडिया जो है वहां से लिया गया था और ये इन्वेंट की गई थी बाय एलेक्स जेफरे बिकॉज डीएनए इज ऑल्सो हैविंग सम पॉलीमॉर्फिज्म। हम इन चीजों के बारे में फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले अब इन्वेंट किया था एलेक्स जेफरी ने इन 1984। बहुत बार इसमें से इन्वेंटर के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। एंड फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है, एप्लीकेशंस में बात करें हम पेरेंटल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए, फोरेंसिक्स में और ऑर्गन डोनर में। देखिए जब भी एक डीएनए और दूसरे डीएनए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक डीएनए सीक्वेंस से दूसरे डीएनए की सीक्वेंस को मैच करके किया जाता है। तो अगर एक किसी बेबी पे कोई मदर है वो अपना हक जता रही है या कोई फादर है वो अपना हक जता रहा है अगर, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि वो बेबी एक्चुअली बायोलॉजिकली किस फादर का है। इसके बाद फोरेंसिक्स में बात आई तो हम क्राइम सीन पे से जो भी सबूत इकट्ठा करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटर सबूत इकट्ठे कर रहा है तो वहां से अगर उसको ब्लड मिलता है, हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं या उसको स्पर्म मिलता है इन केस ऑफ डिफरेंट केसेस, ओके, रेप का केस हो सकता है, वो मर्डर केस हो सकता है या वो चोरी का या किसी भी तरह का डिफरेंट केसेस हैं। तो यहां पे फोरेंसिक्स में अगर सैंपल मिलता है वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो सस्पेक्ट लाइनअप होता है यानी सस्पेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उन सब में से उस डीएनए के फाइनल प्रिंट्स को मैच किया जाता है सस्पेक्ट के साथ, जिसके साथ वो सबसे ज्यादा मैच कर जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाता है, दैट इज द क्रिमिनल। और थर्ड केस है ऑर्गन डोनर्स में। पहले क्या होता था, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता था और अभी क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस चीज में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी यूज करते हैं कि जिसके साथ सबसे ज्यादा जितने भी डोनर हैं उनका डीएनए फिंगरप्रिंट कर लिया जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है और उसके बाद जो भी रिसीवर है उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है, सब जिसके साथ सबसे अच्छी सिमिलैरिटी मिलेगी उसमें ऑर्गन डोनेट कर दिया जाएगा। सो नाउ वी आर ऑन टू द प्रिंसिपल। और जो प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये होता है बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म पे किस तरह से डिपेंड है। जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था तो हमने देखा था कि 0.1% जो डीएनए का सीक्वेंसेस है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो जो है चेंज होता है, बट उस एक 0.1% डीएनए में भी 3.4 मिलियन बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन 0.1 मिलियन बेस पेयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म पर्टिकुलर है। देखिए इंड्यूस किस वजह से होता है, द इंडक्शन ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन द म्यूटेशंस। और थ्रू आउट लाइफ टाइम म्यूटेशन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच में वो आती है एनवायरमेंटल बेसिस पे, और एनवायरमेंटल बेसिस की जो म्यूटेशन है वो कभी भी पर्टिकुलर नहीं होती। मेरे अंदर म्यूटेशन अलग तरीके से हुई होगी और आपके अंदर म्यूटेशन जो है वो अलग तरीके से हुई होगी। ठीक है, तो ये म्यूटेशन जो है इस पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो 4 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम बोलते हैं SNP। दूसरा होता है VNTR। तीसरा इसमें आता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। These transposable elements are also known as jumping genes। इसके बाद इसमें आता है स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। और इसके अंदर आता है कॉपी नंबर वेरिएशन। अब ये 5 चीजें जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है पॉलीमॉर्फिज्म से। कहां पर होती है जब पांचों चीजें जब इनमें होंगी, ठीक है, जिस 0.1% में, तब ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म आता है जो एक पर्सन के डीएनए को दूसरे पर्सन से चेंज कर सकता है। अब ये 0.1 क्या है, ये 0.1 डिफरेंट है बट नॉन कोडिंग है।
तो इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में अगर कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म आता है यानी वो जेनेटिक सीक्वेंसेस को कभी भी अल्टर नहीं करेगा। इसके अलावा जब भी म्यूटेशन आई, जब भी पॉलीमॉर्फिज्म हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? एक देखिए, सबसे पहले तो ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VNTR। इसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। दिस इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब इसके अंदर दो पर्टिकुलर चीजें हैं, एक है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मिनी सैटेलाइट जो है वो होता है 5 to 50 बेस पेयर की एक सीक्वेंस होती है, 5 से 50 बेस पेयर की एक सीक्वेंस होगी, और वो सीक्वेंस जो है नॉर्मली 10 से लेके 100 बार रिपीट हो रही होगी ऑन सेम प्लेस, बैक टू बैक, हेड टू टेल, 100 टाइम्स इन लेंथ। ठीक है। और माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है? इट इज 2 to 5 बेस पेयर, यानी मिनी सैटेलाइट 5 से 50 बेस पेयर का होता है और माइक्रो सैटेलाइट जो है वो 2 से 5 बेस पेयर का होता है। रिपीटेशन कितनी होती है इसके अंदर? होती है 5 टाइम्स टू 20 टाइम्स इन लेंथ। अब देख लेते हैं ये किस तरह से प्रेजेंट होती है। देखिए, ये है एक जीन, इस जीन के साथ बीच में ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, फिर दूसरी जीन, और फिर आती है इसमें तीसरी जीन। अब ये जो मिनी सैटेलाइट है और माइक्रो सैटेलाइट है, अब 5 बेस पेयर 50 बेस पेयर का मतलब क्या हुआ वो भी समझा देता हूं साथ के साथ, और 10 और से 100 लेंथ का क्या मतलब हुआ। 5 बेस पेयर की लेंथ का मतलब है व्हेन देयर आर 5 न्यूक्लियोटाइड्स इन सीक्वेंस ATAGC, ये हो गया 5 बेस पेयर की एक लेंथ, यानी 5 बेस पेयर की एक यूनिट। ये 5 बेस पेयर की यूनिट कंटिन्यूअसली रिपीट होती जा रही है अप टू 100 टाइम्स। नाउ दिस इज नोन एज मिनी सैटेलाइट। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? माइक्रो सैटेलाइट की। तो माइक्रो सैटेलाइट की अब ये 100 टाइम रिपीट हो रही थी, यहां पर 2 से लेके 5 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कौन सी हो सकती है? सपोज इट इज GC। नॉर्मली जो है ये माइक्रो सैटेलाइट जो है वो GC रिच रीजन होता है, और ये GC रिच रीजन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 इससे लेके 20 तक, यानी ये सपोज दिस इज 10 टाइम्स। ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो 10 टाइम्स है। अब ये रिपीटेड सीक्वेंस जितनी ज्यादा बार रिपीट होगी, इस फ्रेगमेंट की लेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। और अब ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है, यहां पर अगर जीन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सपोज दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट, देन वी हैव द रिपीटेशन, यही रिपीटेशन है n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन अगेन वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये RE, ये रेस्ट्रिक्शन साइट RE। ठीक, अब इसके बीच में जितने भी प्रेजेंट हैं, जितनी भी ये सीक्वेंस रिपीट प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे अगर यहां पर ये 10 प्रेजेंट है तो 10 इट इज 5 into 10 50 न्यूक्लियोटाइड का एक DNA स्ट्रेच हमारे पास आएगा। अगर ये 100 टाइम्स है तो 500 न्यूक्लियोटाइड का एक DNA स्ट्रेच आएगा। इसी बेसिस पे ये जो DNA फ्रेगमेंट है इनकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। तो जैसे कि हम देख रहे थे, ये है सपोज दिस इज सस्पेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज सस्पेक्ट नंबर 2। ठीक है, अब एक साथ और बना लेते हैं, सस्पेक्ट नंबर 1 2 एंड सस्पेक्ट नंबर 3। इसके पास V1 V2 V3 V4
ये 4 ही प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो V का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब क्या है? टेंडम का मतलब होता है when one particular sequence of certain nucleotides, it is continuously being repeated। तो जो मैं बता चुका हूं आपको ATAGC, फिर इसके बाद अगेन यही सीक्वेंस and it is repeated suppose 20 times, then these are variable, these are tandem repeats। वन tandem repeat, सेकेंड tandem repeat। तो इसी तरीके से यहां पे हम देख रहे हैं tandem repeats को। दिस इज V1। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 1 2 3 और 4। यहां पर 4 रिपीट्स हैं, यहां पर 7 रिपीट हैं और यहां पर 5 रिपीट है। ये था सैंपल 1 2 एंड 3। तो यहां अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज 5 VNTRs, 5 tandem repeats, 7 tandem repeats and these are 4 tandem repeats। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला? There is a polymorphism present in the number of the repeats and this is known as variable number of tandem repeats। टेंडम रिपीट्स की रिपीटिशन में नंबर का काउंट क्या हो रहा है, कम या ज्यादा, तो इसे बोलते हैं VNTR। अब VNTR प्रेजेंट कहां होता है? हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन से VNTR में है? तो हम हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट VNTR में इंटरेस्टेड। सैटेलाइट VNTR प्रेजेंट कहां होता है? इट इज प्रेजेंट इन टीलोमर्स और इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर। दोनों के कौन से रीजन में? हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में। और अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो सबसे ज्यादा VNTR किधर प्रेजेंट होते हैं? Y क्रोमोसोम पे। ठीक है। अब हमें ये 4 चीजें VNTR के बारे में आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनको सैटेलाइट DNA इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये किनारे पे प्रेजेंट है, बल्कि जब हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो सैटेलाइट DNA है, इसको जब डाइजेस्ट करके यानी बाकी पूरे DNA से काट पीट के और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में रन करवाया जाएगा, तो ये जो है सबसे ऊपर यहां पर हमें अलग से पड़ा हुआ मिल जाता है, पूरा का पूरा। ठीक है, दिस कंप्लीट थिंग। यहां 7 है तो ये सातों सीक्वेंस यहां आ जाएंगे, 4 हैं तो चारों, 5 हैं तो पांचों। यहां हमें क्या मिलता है? सैटेलाइट। अब जो मैंने बात करी थी माइक्रो सैटेलाइट की या मिनी सैटेलाइट की, तो वो जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बेसिस पे उनकी फ्रेगमेंट लेंथ छोटी या बड़ी हो सकती है। बाकी डीएनए कहां चला जाएगा? बाकी डीएनए जो है, अब एक कंप्लीट डीएनए था, इसको हमने काट काट के छोटा कर दिया, VNTR सबसे ऊपर रह गए, बट जो बाकी डीएनए था अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी वो नीचे जाकर कहीं कहीं स्टैक हो जाएगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये VNTR। तो अब ये जो हमने सैटेलाइट्स के बारे में देखा है, ये सैटेलाइट की लेंथ डिपेंड करती किस चीज पे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे। और जो ये कट मिले हैं हमें, ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं, इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको अगर मैं छोटा करके बोलूं तो शायद आपने ये टर्म सुनी होगी, RFLP। अब RFLP जैसे ही हमारे पास हमें मिलते हैं, इनके बेसिस पे आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस पार्ट के लिए थैंक यू सो मच। आगे तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।